जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में आपको जीव विज्ञान से पूछे गए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा जो बार बार एसएससी में, रेलवे में और सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पहला सवाल है आपका कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 0। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 है। ठीक है, जीवाणु का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, याद रखिएगा। चलिए, देखिए एसएससी सीएचएसएल में बार बार पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? यानी सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? आपका ऑप्शन है माइक्रोसिस्टिस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्लोरेला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म और सरल प्रोकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, यह स्वयं प्रजनन करने में समर्थ है। चलिए, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार के लिए, रंध्री संवृत्त के लिए, रंध्री संगठन के लिए या रंध्री संवर्धन के लिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, रंध्री द्वार के लिए। ठीक है, स्टोमेटा अर्थात रंध्र को निरंतर खोले रखने के लिए निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सी या सुक्रोज? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ग्लूकोज। ठीक है। चलिए, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? ठीक है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? आपका है परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, कोशिका भित्ति की मौजूदगी, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, डीएनए या आरएनए की मौजूदगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 याद रखिएगा, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। चलिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा। अगला सवाल है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन या फाइकोरिथ्रिन के कारण। तो हो जाएगा कैरोटीन। क्या हो जाएगा? कैरोटीन। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका नाभिक नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है। इसमें इस कोशिका में केंद्रक या झिल्ली को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य अंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, तांबा का ही एंजाइम जिससे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन वहन श्रृंखला में एक जटिल श्रेणी का चौथा एंजाइम है। ठीक है, आपका सेरुलोपोनिज्म हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, डिसम्यूटेज और रेमिन ऑक्सीडेज के समान कार्यों में सम्मिलित होता है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो आत्मघाती बैग कहा जाता है आपका लाइसोसोम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? तो पादप ऊतक संवर्धन का कार्य जो आरंभ किया था वो किया था आपका ऑप्शन 1, एफसी स्टोवार्ड। एफसी स्टोवार्ड, एक नहीं हो जाएगा, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेबरलेडिट। क्या हो जाएगा? हेबरलेडिट। ठीक है, हेबरलेडिट ने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। किसने? हेबरलेडिट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती है?
तो देखिए पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं इसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था, किसके द्वारा? तो क्लोरोफिल को जो नामित किया गया था, ठीक है, वो किया गया था आपका ऑप्शन 4 केवेंतो और पेलेटियर के द्वारा, केवेंतो और पेलेटियर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा 1817 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप जो नहीं है वो है आपका वायरस, ठीक है। यानी कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका सजीव जीवों की संरचना और कार्य की मूल इकाई है और सभी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, क्योंकि वायरस का निर्माण कोशिका से नहीं होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक जो नहीं है वो है आपका हृदय मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, ठीक है। संयोजी ऊतक शरीर के ऊतकों का एक समूह है जो शरीर की रचना और उसके अंगों को संपोषित करता है और इसमें सहनशक्ति तथा आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अस्थि, स्नायु, अस्थिबंध, कंडरानस, उपास्थि और चर्बी संयोजी ऊतक के उदाहरण है। हृदय मांसपेशी ऊतक का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है, तो राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? राइबोसोम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? राइबोसोम। चलिए, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो सिर से पूंछ तक जिसका शरीर खंडित होता है उसको कहते हैं वलियन जाति या एनिलिडा जाति, ठीक है। एनिलिडा को वलियत कृमि यानी रिंग्ड वर्म या खंडित कृमि के रूप में जाना जाता है। यह रिंग वर्म, केंचुआ और लीच सहित 17,000 से अधिक प्रजातियों के साथ एक विशाल फाइलम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य स्नेप्स अंतराल स्थित होता है? स्नेप्स अंतराल, तो देखिए स्नेप्स अंतराल स्थित होता है आपका दो तंत्रिका के मध्य, दो तंत्रिका कोशिका के बीच, ठीक है। चलिए, अगला है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊतक, ठीक है। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो त्वचीय ऊतक, ग्राउंड ऊतक और संवहन ऊतक, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। त्वचीय ऊतक शाकीय पौधों की बाह्य सतह को आच्छादित करता है, बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। ग्राउंड ऊतक जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा पौधे के प्राथमिक भाग में अधिक मात्रा में सम्मिलित होता है। ग्राउंड ऊतक में सामान्य कोशिकाएं होती हैं और ग्राउंड ऊतक जैसे जाइलम और बल्कल पौधों में भोजन, जल, हार्मोन और खनिज पदार्थों को वहन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति नहीं होता आपका माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का वर्ग है जिसमें उसकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो कोशिका का जो शक्ति गृह कहा जाता है वो है आपका ऑप्शन 2 सूत्रकणिका, ठीक है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन करके। कैसे? कोशिका विभाजन करके, ठीक है। एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं और प्रजनन की इस अलैंगिक विधि में कोशिका विभाजन शामिल है जिसमें एक जनक अपनी संतान उत्पन्न करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 अगार। अगार जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होने वाली व्यापारिक उत्पादों में से एक है और इसका प्रयोग आइसक्रीम तथा जेली की सज्जा में और जीवाणुओं को विकसित करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं त्रिकोरकी, ठीक है, ट्राइपोब्लास्टिक, ठीक है, त्रिकोरकी भी बोल सकते हैं, ट्रिपोब्लास्टिक। इसमें क्या होता है कि त्रिकोरकी में एक जो है ब्लास्टुला की एक स्थिति है जिसमें 3 प्राथमिक जैविक परतें होती हैं जिसको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा आपका पुरकिंजे। क्या हो जाएगा? पुरकिंजे, इसको याद रखिएगा, ठीक है, पुरकिंजे।
प्रोटोप्लाज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटोज से और प्लाज्मा की उत्पत्ति वस्तु के निर्माण के संदर्भ में हुई है। और इस शब्द का प्रयोग मूलतः जो होता है ना, वो होता है आपका धार्मिक संदर्भ में। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1839 में चेक शरीर शास्त्री और शरीर वैज्ञानिक जे ई प्रुकिंजे द्वारा सजीव कोशिकाओं के लिए किया गया था और उन्होंने प्रोटोप्लाज्म और प्रयोग कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रयोग किया था। याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है वो होता है आपका पायरोविक एसिड। ठीक है। दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्ताओं की प्रधानता वाली होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका विप जीवोतक। क्या हो जाएगा? विप जीवोतक। ठीक है, याद रखिएगा। विप जीवोतक ऊतक कोशिकाओं से निर्मित होता है जिसमें पतली कोशिका, भित्तियां, घना कोशिका द्रव और विशिष्ट केंद्रक होता है और कोई भी रिक्तिका नहीं होती। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है। तो एटीपी का पूर्ण विस्तार जो सही है वो है आपका ऑप्शन 3, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? एटीपी का पूर्ण विस्तार। यह एक ऐसा अणु है जो कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा संचार करता है और यह कोशिका का मुख्य ऊर्जा स्रोत है और यह फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कर एक अणु के लिए फास्फेट समूह को जोड़ना इसका काम है। ठीक है। चलिए, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है। तो एक कोशिका के केंद्रक में जो द्रव होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। तो जो उपस्थित नहीं होता है वो है आपका जीव द्रव्य तंतु। याद रखिएगा। ठीक है, जीव द्रव्य तंतु अंतःकोशिकीय अंग है जो केवल पौधे और शैवालीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का कौन सा उदाहरण है ये पूछा है। तो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण है वो हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, यानी उग्लिना भी होगा, अमीबा भी होगा, पैरामीशियम भी होगा। देख सकते हैं बार बार परीक्षा में पूछा गया है। एक ही परीक्षा में देखिए एसएससी जेईई सिविल में पूछा गया है। सूक्ष्म जीव, इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। किसके उत्पादन के लिए। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ह्यूमस के उत्पादन के लिए। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। तो जो प्रोटीन बाल में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं आपका केरेटिन। क्या कहते हैं? केरेटिन। ठीक है। केरेटिन तंतु में संरचनात्मक प्रोटीन परिवार का एक सदस्य जो बाल, सींग, पंजे, खुरों और मानव त्वचा की बाहरी परत बनाने वाली प्रमुख संरचनात्मक सामग्री है। केरेटिन भी प्रोटीन है जो क्षति या तनाव से उपकला कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। ठीक है। चलिए, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। तो एक कोशिका के केंद्रक में जो द्रव्य होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जिसको माना जाता है वो है आपका अरस्तु। ठीक है, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक जो कहा जाता है वो आपका होता है मेंडल, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, जिन्होंने मटर के दानों के ऊपर खोज किया था। ठीक है, ग्रेगर मेंडल जिन्होंने अपने बगीचे में प्रयोग के माध्यम से आनुवंशिकता के मूल सिद्धांतों की खोज की है और एक ऑस्ट्रियाई पादरी थे जिन्हें आनुवंशिकी के पिता के रूप में माना जाता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलिए, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति जो है वो है आपका अर्धपारगम। कोशिका झिल्ली एक पतली अर्धपारगम झिल्ली होती है जो कोशिका द्रव को घेरे रहती है। प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम होता है इसमें। ठीक है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और कोशिका झिल्ली भी। याद रखिएगा। अतः यह कुछ पदार्थ का आवागमन करता है। ये जो होता है अर्धपारगम होता है, कुछ पदार्थ का आवागमन करती है और सभी का नहीं। याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, लाइसोसोम या लायन कायबिस को कह सकते हैं। ठीक है। चलिए
अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा जो अपना भोजन पचाता है वो खाद्य धानी में पचाता है। किस में पचाता है? खाद्य धानी में। ठीक है, चलिए। मादा उगमक को क्या कहते हैं? तो मादा उगमक को क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो देखिए, मादा युग्मक को कहते हैं आपका अंडाणु। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो जो कोशिकांग स्थित होता है पादप कोशिका में वो हो जाएगा आपका प्लास्टिड। याद रखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? तो ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए। यह सिद्धांत बताता है कि जीवों की सभी प्रजातियां सूक्ष्म वंशागत विभिन्नता के प्राकृतिक चयन द्वारा उत्पन्न और विकसित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो देखिए, संयोजी ऊतक नहीं है तो वो है आपका ऑप्शन 3, हृदय मांसपेशी। इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और डैश से मिलकर बने होते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और डैश से मिलकर बने होते हैं। यानी कोशिका में क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो डीएनए और डैश से, तो प्रोटीन से। ऑप्शन 2। सूक्ष्म जीव जो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं शरीर के किस भाग को अधिक प्रभावित करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, फेफड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, पिता बराबर माता। ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा तालाब के जल में। कि इसमें एक मिनट, हाँ, तालाब के जल में हो जाएगा। अगला, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, प्लाज्मा झिल्ली। चलिए, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? इसका ये वाला आंसर नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये था 50 इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार जीव विज्ञान से पूछा गया है। आगे भी हम लोग बहुत सारे सवाल देखेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल हैं अभी मेरे पास। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।